तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज क्या आप लोग का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण स्टार्ट होने वाला है, जो कि क्या नया चैप्टर है। तो अभी तक आप लोग अपने नए मित्र को शेयर कीजिए कि अभी नया चैप्टर चलने वाला है। क्या नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या एक्सरसाइज चलेगा। तो एक्सरसाइज में थोड़ा परेशानी होती है, अगर ये लेक्चर नहीं देखेंगे तो लेक्चर आज हमारा क्या एक ही क्लास में लेक्चर को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद क्या एक्सरसाइज भी चलेंगे। तो उससे पहले क्या आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और फिर चलते हैं क्या अपना जो भी आज टॉपिक है क्या होगा चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। आज द्विघात समीकरण के इंट्रोडक्शन क्लास होगा। चलिए इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं, तब तक के लिए अपने क्या दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, मेरा द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या, द्विघात समीकरण है तो आप लोग बहुपद पढ़े होंगे। चैप्टर बहुपद अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा यूट्यूब चैनल के, वहाँ पे क्या बहुपद चैप्टर को क्या ख़त्म कर चुके हैं और चैप्टर 3 को भी ख़त्म कर चुके हैं, दो चार वाले रैखिक समीकरण। तो वहाँ आप लोग दोनों को जाकर कवर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण आज से स्टार्ट हुआ है। तो आज से स्टार्ट हुआ है तो आप लोग सारे नए मित्र को शेयर कीजिए। और आपको बहुपद में अगर से पढ़े होंगे तो आपको क्या द्विघात बहुपद भी पढ़े होंगे, उसमें क्या हर एक चीज़ वहाँ पढ़ाएगा। तो इसमें क्या समीकरण है, वहाँ पे क्या द्विघात बहुपद था। तो दोनों पे यहाँ पे थोड़ा सा का डिफरेंट है और ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है, वहाँ पे हम बताएंगे। चलिए, यहाँ पे अगर अभी हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, चैप्टर 4 स्टार्ट किए हैं। तो चलिए चैप्टर 4 में हमारा क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण। अगर चैप्टर 4 स्टार्ट किए हैं तो क्या पहले हम लोग को पता होना चाहिए क्या द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, वैसा समीकरण क्या जिसमें किसी चर राशि का अधिकतम घात क्या 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हुआ। अब आप लोग बोलिएगा क्या द्विघात समीकरण के लिए वैसा समीकरण किसी चर राशि का अधिकतम घात क्या 2 हो, उसे क्या द्विघात समीकरण कहते हैं। यह बात भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हुआ। चीज़ें क्लियर क्या नहीं हुआ, तो यहाँ पे समझिए, चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। अगर जो खाली यहाँ पे बोल देंगे क्या वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या द्विघात समीकरण कहते हैं, तो यहाँ पे बात तो स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए इसका ओवर में अभी हम डिफिनेशन दे रहे हैं, वह लिखिए। यदि कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का हो, तब इतना का रूप का हो और जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, तब वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। समझे, अभी समझा रहे हैं, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुआ। कैसे चीज़ें क्लियर हुआ सो समझेंगे। यहाँ पे सीधा सीधी बोलने से काम नहीं चलेगा। वैसा समीकरण जिसमें किसी चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, यह बात। अब यहाँ पे इसी बात को क्या हम लोग लिखे हैं क्या, यदि कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का हो, ठीक, और वहाँ पे a इक्वल टू नॉट 0, तब वह समीकरण क्या द्विघात समीकरण का है। यानी ये चीज़ लिखेगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा क्या हमारा पहला टर्म, यानी ए हमारा क्या कभी 0 नहीं होगा तभी। और मान लीजिए हम लोग क्या 0x² प्लस का क्या हम लोग लिख देंगे 6x प्लस का हमारा 9 इक्वल टू 0, तो यह क्या हमारा द्विघात समीकरण होगा। बिल्कुल द्विघात समीकरण नहीं हुआ। क्या बोले हैं हम लोग, तो यह लिख सकते थे इसके अनुसार से, तो आप लोग यह लिख सकते थे। तो यह लिखते तो आप लोग का गलती हो जाता है। वही क्या यहाँ पे स्पष्ट हुआ है क्या a इक्वल टू नॉट 0, यहाँ पे क्या इसका x² का गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं a इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया। समझ गया, यह तो आपका गलती हो जाता। अगर जो ई डिफिनेशन से चलते तो यहाँ पे आपका गलती हो जाता। तो वही इसीलिए हम लोग गया ये इस पे चलना है क्या, यदि कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में का हो, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, तब वह समीकरण क्या द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यह चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुका है आप लोग को। तो यह चीज़ क्लियर हुआ, तब हम लोग क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब तो एग्जाम्पल देने में कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए एग्जाम्पल अपना मन से जो भी हो ले सकते हैं। 3x² प्लस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0, आप लोग ये भी लिख सकते हैं।
3x² माइनस का 9 इक्वल टू 0, यह भी लिख सकते हैं। आपको जो मन, यानी कहने का मतलब क्या, उसका पावर क्या, अधिकतम क्या 2 होना चाहिए और a इक्वल टू नॉट 0, यह बात आप लोग याद रखिएगा। डॉट डॉट करके ETC मार दीजिए, जो मन होगा आप लोग वो लिख सकते हैं। खाली क्या यहाँ पे इस कंडीशन को देकर, यानी a का वैल्यू हमेशा क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण आप लोग समझ गए। चैप्टर का नाम था क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम लोग लिख दिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है। चलिए द्विघात समीकरण हम लोग जान गए, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वह हम लोग क्लियर कर लिए हैं। वह चीज़ को हमको याद रखना है, क्या बताए हैं, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहेगा और a इक्वल टू नॉट 0, तब क्या वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब उसी पे हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का क्या व्यापक रूप, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या द्विघात समीकरण का मानक, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका क्या कैसे करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लोग क्या वही बताए हैं, जो भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी सेकेंड परिभाषा दी है द्विघात समीकरण, वही मेरा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कहने का मतलब क्या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आप लोग डायरेक्ट वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लैंग्वेज में लिखते हैं, लिखेंगे यदि कोई समीकरण, ठीक, यदि कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो, ठीक, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, ठीक, यहाँ पर भी क्या a इक्वल टू नॉट 0 लेकर चलना है। यही हमारा क्या द्विघात समीकरण का क्या व्यापक रूप हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको मानक रूप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही होता है। व्यापक रूप आप लोग लिखिएगा क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही हमारा क्या द्विघात समीकरण का क्या व्यापक रूप हुआ। जहाँ ईयर में यहाँ लिख लीजिएगा a इक्वल टू नॉट 0, कभी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, यह चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर रखिएगा। चलिए जो हम परिभाषा में बताए वही चीज़ है, यहाँ पे कोई अलग चीज़ है, कुछ याद नहीं करना है, क्या आप लोग के यही याद रखना है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या क्या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ऐसी से क्या परिभाषा निकाले हैं, यही से परिभाषा निकाला है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो चलिए फिर क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज मेरा क्या लेक्चर का क्लास है, लेक्चर का क्लास जैसे ही आज खत्म होगा उसके बाद तुरंत एक्सरसाइज आ जाएगा, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण का क्या विवेचक, यानी क्या विवेचक को हम लोग क्या डी से सूचित करते हैं। तो विवेचक हम लोग किसे कहते हैं, यानी विवेचक का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। इक्वेशन हम लोग का क्या दे देता है, उसका पूछता है कि इसका क्या विवेचक क्या होगा। तो चलिए पहले हम लोग विवेचक को बना देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद ही ना हम लोग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुछ टॉपिक को। अभी हम लोग को क्या याद करना है, वो आपको अभी यह सारे क्या जो भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना है द्विघात समीकरण का, वह चीज़ आपको याद करना है। या सारे चैप्टर में वह इधर से उधर करेगा, तो यह चीज़ का आपको याद करना ही पड़ेगा। लिखना है यदि, अभी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन आप लोग क्या लैंग्वेज में लिख देते हैं, यदि कोई समीकरण क्या बोले हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, क्या 0 के रूप में हो, तब b² माइनस 4ac उसका विवेचक कहलाता है, विवेचक। चेचक नहीं करिएगा, चेचक क्या एक बीमारी है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या विवेचक कहलाता है, ठीक, समझ गए, यहाँ पे चीज़ें क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल डी से सूचित करते हैं, ठीक। विवेचक नहीं बोल के हम लोग बोलेंगे डी से सूचित करते हैं, ठीक, डी से सूचित करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा क्या डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा क्या b² माइनस 4ac,
ये हमारा क्या है विवेचक। अगर जो पूछेगा हिंदी में क्या विवेचक बराबर क्या होता है सूत्र, तो बोलिएगा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac कब होता है, जब कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रहेगा तब उसका विवेचक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस रूप में रहेगा कोई समीकरण तभी उसका यह विवेचक होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह बात भी क्लियर है आप लोग को। ऐसे डी से सूचित करते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए यहाँ पे बी स्क्वायर क्या होता है, माइनस 4ac क्या है। अब हम इक्वेशन से समझाएंगे बी कहाँ से आएगा, ए सी कहाँ से आएगा। यह चीज़ भी आप लोग जानते होंगे, अगर जो बहुपद पढ़े होंगे तो वहाँ पे हम लोग निकालना सिखाए थे। 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 9 इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे ए और बी और सी का वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम लोग को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम लोग ए बोलते हैं, और फिर बी हम लोग बोलते हैं एक्स के गुणांक को हम लोग बी बोलते हैं। एक्स का गुणांक हमारा क्या है 2, और सी अचर पद यानी जो भी उसके साथ कोई चर नहीं रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सी, यानी अचर पद हमारा क्या है 9। तो यही यहाँ पर निकल गया। अब इसी का हम लोग क्या वैल्यू के यहाँ पे रखेंगे तो यह समीकरण का क्या हमारा विवेचक निकल जाएगा। तो इसको निकालना जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर जब आपको मन होगा तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा डी बराबर निकाल लीजिएगा क्या बी स्क्वायर माइनस का 4ac यहाँ से निकालिएगा। जैसे डी का वैल्यू निकालिएगा वही हमारा क्या इसका इस समीकरण का क्या विवेचक हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 का विवेचक वही निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा। डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में दे देता है, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देगा क्या इक्वेशन आपको देगा, द्विघात समीकरण इक्वेशन देगा, उसके पूछेगा निम्न में से इसका विवेचक बताएं। तो जब विवेचक का आपका सूत्र पता रहेगा तब ना उसका बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए विवेचक का सूत्र हमेशा याद रखिएगा क्या बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यह चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत आने का सवाल ही नहीं है। चलिए अब हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा रहता है क्या वर्ग पूर्ण करके क्या किसी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करें, यानी पूर्ण वर्ग करके, ठीक। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, टाइपिंग यहाँ पे गलत हो चुका है। पहले लिखाएगा क्या पूर्ण, तब लिखाएगा क्या वर्ग, ठीक। पूर्ण वर्ग करके किसी द्विघात समीकरण का क्या हल ज्ञात करना है। तो यह चीज़ हम आप लोग को क्या क्वेश्चन से बताएंगे तो आप लोग को वहाँ पे समझ जाएगा। इसका कोई थ्योरी नहीं है, ठीक। थ्योरी नहीं है तो हम लोग इसको क्या क्वेश्चन से करेंगे, वहाँ पे आप लोग को बता देंगे कैसे पूर्ण वर्ग करके समीकरण का हल निकालेंगे। तो यहाँ से आप लोग क्या एक आप लोग यहाँ पे सूत्र लिखिए क्या अगर किसी द्विघात समीकरण का क्या अगर जो उसका गुणनखंड नहीं होता है, यानी कहने का मतलब गुणनखंड आपको गुणनखंड विधि से समीकरण का मान निकालना सिखा दिए हैं क्या चैप्टर 2 में ही सिखा दिए हैं। अगर जो गुणनखंड नहीं होता है बाय द वे कोई ऐसा इक्वेशन हो तब उसको लिए हम लोग क्या एक्स बराबर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यह चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी एक्स बराबर क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है 2 बट्टा का हमारा क्या 2 होता है। और उसके बाद हमारा क्या लिखेंगे जहाँ डी हमारा क्या है डी, तो अभी हम पढ़ाए हैं आपको क्या डी बराबर हम लोग क्या बताए हैं डी बराबर क्या विवेचक, यानी विवेचक का सूत्र आप लोग बताइए। अभी तुरंत पढ़ाए हैं क्या बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा क्या हुआ विवेचक। तो डी के जगह पर हम लोग क्या पहले विवेचक निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें मान रखेंगे और वही हमारा क्या द्विघात समीकरण का एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे यह चीज़ को याद रखना है। पूर्ण वर्ग विधि हम आप लोग को आगे क्वेश्चन में से सॉल्व कराएंगे। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यह फार्मूला आपको याद करना है और विवेचक वाला याद करना है। यानी 2 फार्मूला आप लोग को अभी यहाँ तक आया है, और उसके बाद अभी क्या व्यापक रूप आया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह 3 चीज़ अभी तक याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है द्विघात समीकरण में मूल पूछता है। यानी कहने का मतलब क्या कोई समीकरण दे देगा द्विघात, उसका पूछेगा क्या दिए गए समीकरण को बताइए क्या इसका मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में रहते हैं, सब्जेक्टिव टाइप में नहीं रहते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप में रहते हैं, तो कैसे रहते हैं वो हम बताएंगे, और कैसे रहते हैं और कैसे हम पहचानेंगे क्या उसका मूल वास्तविक है क्या काल्पनिक है। तो यहाँ पे क्या है द्विघात समीकरण का मूल्य का प्रकृति क्या 2 प्रकार से होते हैं। तो पहले थी हम बताए हैं क्या वास्तविक होता है, दूसरा क्या काल्पनिक यानी कि अवास्तविक। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर है क्या 2 मूल होता है वास्तविक और काल्पनिक। तो चलिए आगे चलते हैं हमारा क्या तो क्या पहले हम लोग समझेंगे क्या वास्तविक मूल क्या होता है। तो वास्तविक मूल समझने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई समीकरण ठीक अगर कोई समीकरण दिया गया, यानी कहने का मतलब क्या समीकरण दिया रहेगा तो द्विघात समीकरण,
यदि कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसका विवेचक अगर शून्य या शून्य से बड़ा होगा तो क्या वह मूल उसका क्या वास्तविक होगा। तो कहने का मतलब क्या, उसका विवेचक अगर शून्य के बराबर हो या शून्य से बड़ा यानी पॉजिटिव में वैल्यू हो 1 2 3 जो भी हो, तब उसका मूल्य क्या वास्तविक होगा। यह चीज़ को क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। चलिए परिभाषा में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा आएगा, तो किसी द्विघात समीकरण का विवेचक शून्य या शून्य से अधिक यानी बड़ा हो तो उसका मूल्य क्या वास्तविक कहलाता है। यह भी बात यहाँ पे हम पहले भी बता दिए हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यह बात भी सही है। तो जब शून्य होता है तो बताइए विवेचक, यहाँ पे क्या मेन तो यहाँ पे आया है, क्या टॉपिक आया है हमारा विवेचक। क्या टॉपिक है हमारा विवेचक। विवेचक पे सारा खेला चल रहा है, यानी कहने का मतलब क्या b² - 4ac। तो जब विवेचक निकालना आप लोग को सिखा दिए हैं तो आप लोग क्या मूल का प्रकृति भी निकाल दीजिए। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 आएगा ठीक, तो समझ जाएगा क्या मूल वास्तविक होगा। अगर जो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा समझ जाएगा मूल काल्पनिक होगा यानी अवास्तविक होगा। अगर जो 0 से बड़ा हुआ तो पर भी क्या वास्तविक होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसका क्या कंडीशन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। नोट में यहाँ पे लिख लीजिए, क्या नोट में लिखिएगा क्या विवेचक यानी कहने का मतलब क्या b² - 4ac को ही हम विवेचक कहते हैं। यह हमारा क्या 0 के क्या बराबर होगा या 0 से हमारा क्या बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, समझ गए। ग्रेटर देन क्या 0 यानी 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा क्या b² - 4ac यानी विवेचक, तब वह मूल्यों का प्रकृति मेरा क्या हो जाएगा वास्तविक होगा। तो चलिए इसको अच्छे से लिखिए, क्या हम बताए हैं b² - 4ac ये हमारा क्या 0 या 0 से क्या बड़ा होगा तब हमारा क्या मूल वास्तविक होगा। या आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं OR में आप लोग लिख सकते हैं विवेचक का सूत्र क्या हम लोग बताए हैं क्या d, इसको d से डिवाइड करते हैं, सूचित करते हैं d से, तो d से सूचित करते हैं तो d क्या 0 के बराबर हो या क्या 0 से बड़ा हो तो उसके क्या बोलते हैं उसका मूल वास्तविक होता है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या बताए हैं भाई मूल वास्तविक हो गया तो मूल वास्तविक हो गया तो क्या हम जब यह आ गया तो आपको तो यह खुद आ जाएगा। तो अवास्तविक मूल्य किससे कहते हैं, यानी कहने का मतलब क्या यदि कोई द्विघात समीकरण का विवेचक यानी ऋणात्मक हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या काल्पनिक उसका मूल हो जाएगा विवेचक। तो यहाँ पे शून्य से क्या छोटा हो, शून्य के बराबर या नहीं क्या, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक शून्य से छोटा हो यानी कम हो तो उसका क्या मूल अवास्तविक कहलाता है। ठीक, यहाँ पे क्या वास्तविक लिखाया हुआ है मिस प्रिंटिंग, तो यहाँ पे क्या आप लोग अवास्तविक कीजिए, क्या अवास्तविक, ठीक यहाँ पे अवास्तविक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे d बराबर यहाँ पे लिखिएगा क्या d, बताइए 0 से क्या बोला है छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना यानी जन्ने नोक तन्ने छोट, सीधा समझिएगा। और यह इसका OR में आप लोग लिख सकते हैं क्या b² - 4ac लेस देन क्या 0 यानी 0 से छोटा होना चाहिए, समझ गए। अगर जो आपको लेस देन अगर जो ग्रेटर देन अगर जो समझ में नहीं आएगा तो आपको ध्यान रखना है क्या, आप लोग याद रखिएगा। और जो किसी भी द्विघात समीकरण है अगर जो आप लोग निकालते हैं उसका क्या विवेचक यानी b² - 4ac निकालते हैं और उसके बाद उसका वैल्यू नेगेटिव आता है यानी कहने का मतलब वैल्यू उसका माइनस आता है, उसके आगे माइनस लगा रहता है, तो समझिए कि उसका मूल हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा अवास्तविक यानी काल्पनिक होगा। अगर जो उसका वैल्यू पॉजिटिव में आता है यानी b² - 4ac का वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो या 0 आता है तो समझिएगा उसका मूल हो जाएगा क्या वास्तविक। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन से भी बनाएंगे और आप लोग क्या सीधा यही याद रखना है क्या उसका मूल पॉजिटिव होगा तो क्या वास्तविक होगा, नेगेटिव होगा तो अवास्तविक होगा। तो यहाँ से आप लोग समझ गए हैं, चलते हैं हम लोग क्या यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम लोग जानेंगे क्या द्विघात समीकरण का कितने प्रकार होते हैं। तो द्विघात समीकरण का 2 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट प्रकार यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है शुद्ध समीकरण और अशुद्ध समीकरण या मिश्रित समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मूल्यों का प्रकृति 2 प्रकार का था और क्या इसका समीकरण क्या 2 प्रकार का है, शुद्ध और क्या अशुद्ध समीकरण। तो अब यहाँ पे सवाल आता है क्या शुद्ध समीकरण किसे कहते हैं, शुद्ध समीकरण किसे कहते हैं यानी कि जिसमें क्या 2 पद हो, इसमें जो वैसा द्विघात समीकरण जिसमें क्या 2 पद हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, समझ गए आप लोग। तो चलिए कौन सा 2 पद होगा सो देखना है, ठीक कौन सा 2 पद होगा सो हमको देखना है। तो चलिए यहाँ पे दिखाना है, हम बताते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ वैसा समीकरण जिसमें 2 पद हो। ठीक अब तो बता दिए क्या शुद्ध
शुद्ध क्या शुद्ध द्विघात समीकरण में 2 पद होगा, ठीक। और उसमें कौन पद होगा बताइए, हम पहले तो हम इधर का ही बता देते हैं 3 पद। बताइए 3x² प्लस का 2x प्लस का 10, ये हमारा 0, ये हमारा क्या द्विघात समीकरण है, बोलिएगा बिल्कुल द्विघात समीकरण है। अब इसमें बताइए ये शुद्ध समीकरण में बोल दिया है कि हमारा क्या 2 समीकरण होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए, ठीक। अब इसमें बताइएगा आप लोग 2 पद यहाँ से कोई लिख लेंगे, यहाँ पे आप लोग क्लियर हुए, उस वो परिभाषा से आप लोग क्लियर हुआ, वहाँ तो क्या खाली बोला है क्या 2 पद होना चाहिए। अब यहाँ पे यथार्थ में क्या क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के रूप में हो, जहाँ b इक्वल टू 0 हो, तब वह समीकरण क्या शुद्ध समीकरण कहलाएगा। तो पहले हम बताए हैं क्या, आप लोग तो क्या व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पर आप लोग द्विघात समीकरण का याद हमेशा मुंह पे लगा के रखिएगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो आप लोग इसको लगा लीजिए लिपस्टिक की तरह, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू हमारा क्या 0। यह आप लोग ध्यान में रखिए, मतलब इसको जैसे ही आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़िएगा तो यह आपको याद होना चाहिए। और सेकेंड में आपको विवेचक, अब फिर बताया है क्या x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा का 2 है, यह 3 चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या बता दिया है, इसमें 2 पद तो रहेगा, उसके बाद हमको क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में b बराबर 0 हो तो वह शुद्ध समीकरण कहलाता है। यहाँ पे बताइए a और b और c का वैल्यू हम लोग को निकालना सीखा है, यहाँ से बताइए तो बोलिएगा क्या a बराबर क्या 3 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा x का गुणन 2 हो जाएगा, और c बराबर अचर पद यानी 10 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे शुद्ध समीकरण में क्या बोल दिया है कि b बराबर हमारा क्या 0 होना चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या x का गुणांक 0 होना चाहिए। जब x का गुणांक 0 होगा तो बताइए x का रहना यहाँ पे x रहेगा, जब इसका गुणांक यानी 0 गुणे x कर दीजिएगा तो बताइए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ अस्पष्ट हुआ क्या, x का टर्म हमारा नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब x² प्लस का अचर पद रहेगा। यह बात आप लोग का क्लियर हो गया, ठीक। यह बात आप लोग का क्लियर हुआ यहाँ पे, यानी बीच का पद को उड़ा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा शुद्ध समीकरण, यानी x के गुणांक को हम लोग उड़ा देना, यानी x वाला टर्म था उसको हमको उड़ा देना है। और शुद्ध समीकरण का क्या व्यापक रूप आपसे पूछेगा, ठीक। शुद्ध समीकरण का व्यापक रूप पूछेगा। अभी हम लोग क्या बताए थे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप लोग को पता है, अभी तुरंत बताए हैं, बताइए तो बोलिएगा क्या शुद्ध समीकरण का व्यापक रूप आपका यही ना बताए हैं, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण व्यापक रूप। अब हम क्या बताए हैं, शुद्ध समीकरण का व्यापक रूप आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या कुछ नहीं कीजिएगा, या बीच वाला टर्म को हटा दीजिएगा, बोलिएगा क्या x² प्लस का c इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा शुद्ध समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, यह समझ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है तो समझ गए, यह चीज़ को याद रखना है। अब इसका क्या हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल, अब बताइए, अब तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, एग्जाम्पल आप तो जितना मन उतना लिख सकते हैं। क्या है लिखिए x² माइनस का 9 इक्वल टू 0, यही भाई इक्वेशन हो जाएगा। बताइए इसमें b का टर्म है, यानी b क्या है x का गुणांक न होता है, तो यहाँ पे x से नहीं है तो x का गुणांक तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे समझ गए। अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा x² 5x² माइनस का 3 इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब x² डॉट डॉट करके इसी ETC मार दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ से क्या मेरा शुद्ध द्विघात समीकरण समझ गए कैसे करना है। सो अब उसी कर आगे चलते हैं, क्या अशुद्ध में हमारा क्या 3 पद रहेगा, यानी कहने का मतलब क्या जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वही हमारा क्या बन जाएगा अशुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बन जाएगा, सीधा सीधी समझिए। यानी इसमें क्या तीनों टर्म रहेगा, यानी x² वाला भी टर्म रहेगा, x वाला भी टर्म रहेगा, अचर पद तो बेचारा सब में रहता है तो रहबे करेगा। तो उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा वैसा समीकरण जिसमें क्या 3 पद हो, अर्थात यदि द्विघात समीकरण इतना बड़ा इतना 0 हो, जहाँ यहाँ पे हो जाएगा क्या a इक्वल टू नॉट 0, b इक्वल टू नॉट 0, यह चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ। यानी इसमें कोई भी टर्म 0 नहीं होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा अशुद्ध द्विघात समीकरण। बताइए अशुद्ध द्विघात समीकरण में क्या तीनों पद रहेगा। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुआ, तो जब चीज़ें क्लियर हुआ तो यहाँ पे आइए इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। चलिए एग्जाम्पल में आप लोग क्या तीन पद हमको लिखना है, यानी 5x² प्लस का 3x प्लस का 10 बराबर 0, ये हमारा क्या इक्वेशन हमारा बन गया। तो ये हमारा क्या
अब बताइए यहाँ पे क्या शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो बोलेगा कि अशुद्ध है, इसमें 3 पद है तो अशुद्ध। 3 पद रहेगा अशुद्ध, 2 पद रहेगा शुद्ध, और 2 पद में क्या कंडीशन बता दिए हैं, बीच का टर्म नहीं होना चाहिए, यानी एक्स वाला नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार क्या और ले लीजिए 2x² प्लस का 3x प्लस का 16 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन है। ETC मार दीजिए, इक्वेशन बनाने आ गया, समझ जाए कि आपको क्वेश्चन भी बनाने आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। शुद्ध और अशुद्ध हम लोग बता दिए हैं। अब यहाँ से हमारा क्या आया, देखिए यहाँ पे नोट्स है कुछ, ठीक नोट्स है, तो नोट्स को हम लोग देखेंगे। अभी तक नहीं याद किए हैं तो क्या अब घोट जाइए, ठीक, यानी अब याद करिए। अगर ये अभी तक ला बताइए, आप लोग क्या 10th में आ गए हैं, a+b का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं, तो अब तो गड़बड़ है। तो अब तक याद नहीं किया है तो अब याद नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या घोट जाना है, ठीक। जो भी पन्ना होगा उसको क्या बनाइएगा, सर्वत एकदम पी जाना है, ठीक। चलिए यहाँ से a+b का होल स्क्वायर अभी हम लोग आप लोग को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और अभी से क्या अभी याद नहीं होगा तो अब घुट जाना है, ठीक। अब उसके बाद अभी काम नहीं चलेगा आगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, आप लोग जानते हैं क्या, a², कलरवा चेंज कर लेते हैं, a+b का होल स्क्वायर लिखिएगा क्या, a² प्लस 2ab प्लस का हमारा क्या b² हो जाएगा, ठीक। यह चीज़ आप लोग जानते थे। और माइनस वाला में क्या हो जाता है, बीच का टर्म माइनस हो जाता है, यानी a² माइनस का 2ab प्लस का हमारा क्या हो जाता है b² हो जाता है। a² प्लस b² वाला फार्मूला बताइए, यह सभी फार्मूला हम लोग आप लोग क्या चैप्टर 2 में सभी फार्मूला को हम लोग लिखा दिए थे, याद भी करवा दिए थे। अभी आप लोग नए जुड़े होंगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए जो पहले से जुड़े होंगे उनको तो याद ही होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए a² प्लस b² का फार्मूला क्या होता है, a+b इंटू a-b, यह चीज़ आपको याद करना है। यह चीज़ आपको अभी एक्सरसाइज जब बनाएंगे उसमें काम आएगा, यानी क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए यहाँ पे a+b का क्यू निकालना है, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक। ये होता है a+b का क्यू, समझ गया। पहले a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक। और यहाँ पे क्या 4 फार्मूला दिए हैं, चारों फार्मूला को आप लोग क्या अभी से अभी घोट जाना है, ठीक। और अगले वीडियो हम लोग आएंगे, यहाँ से क्या क्वेश्चन अब खत्म होता है, यानी कहने का मतलब क्या मेरा इंट्रोडक्शन का क्लास खत्म होता है। तो इंट्रोडक्शन का खत्म होता है तो क्या हम लोग क्या क्वेश्चन को लेकर आएंगे, क्वेश्चन को लेकर आएंगे, यानी कहने का मतलब क्या एक्सरसाइज, क्वेश्चन जैसे ही हम लोग आएंगे तो एक्सरसाइज, यानी एक वीडियो कराएंगे तो आपसे क्या एक्सरसाइज बन ही जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या अगले वीडियो में लाएंगे क्या 4.1 का, और उसके बाद आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद जाके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इंट्रोडक्शन का क्लास आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जहाँ तक का मेरा आशा है कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कारण कि यहाँ पे अच्छी तरह कैसे बताए हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले बाय बोलने से पहले हम लोग को 3 चीज़ यहाँ पे समरी में लिख लेते हैं, क्या 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 हम लोग को जरूरी है। अभी इंट्रोडक्शन का क्लास तो एक ही हुआ है, तो इसमें क्या क्या याद करना है सो हम बता देते हैं। व्यापक रूप आपको याद करना है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लीजिए यहाँ पे, क्या व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमारा क्या हो जाता है बताए हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू हमारा क्या 0। ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण व्यापक रूप है, जहाँ यहाँ हमारा क्या हो जाएगा a इक्वल टू नॉट 0, कभी भी a हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या बताए हैं, d बराबर सूत्र बताए हैं, क्या नहीं विवेचक क्या बताए हैं b² माइनस 4ac, ठीक बताए हैं। उसके बाद हम लोग क्या फार्मूला बताए हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बताए में हमारा 2a, ठीक। यह चीज़ बताया है। और वास्तविक मूल्य और क्या वास्तविक मूल्य और काल्पनिक मूल्य में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव में आएगा वैल्यू सीधा समझिए काल्पनिक होगा, पॉजिटिव में आएगा तो समझिए क्या पॉजिटिव में आएगा तो वास्तविक हो जाएगा, या 0 आएगा तो वास्तविक हो जाएगा, यह चीज़ समझे हैं। और शुद्ध समीकरण अभी तुरंत बताए हैं, वो चीज़ क्या 2 गो टर्म रहेगा तो क्या शुद्ध हो जाएगा, 3 गो रहेगा तो अशुद्ध। और कौन 2 गो रहेगा शुद्ध वाला में, तो बीच का टर्म रहेगा यानी b का गुना। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गया, यानी कहने का मतलब यह चीज़ हमको याद रखना है।
और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। एक मित्र अपने 5 मित्र को शेयर कीजिए। अभी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इंट्रोडक्शन का क्लास आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। सभी लोगों का हम कमेंट का रिप्लाई देते हैं और देंगे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।